वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे लेज़र के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं मास्टर्स के अंदर क्रिएट ऑप्शन है और यहाँ पर ग्रुप लेज़र आप पहले देख रहे हैं। ग्रुप एंड लेज़र को ही हम अच्छे से डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि टैली में हम काम तभी कर पाएंगे जब हमें बेसिक लेज़र और ग्रुप की नॉलेज होगी। उसी के बाद टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हम समझ पाएंगे, किस लेज़र को किस हेड में डालना है, वो चीज़ें हम डिस्कस कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफिस रेंट, और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको इस बेसिक क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टैली के अंदर हेड को जानना चाहते हैं कि किस ट्रांजैक्शन को हमें किस ग्रुप में बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आने वाली क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए पहले आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन देख लें लेज़र ग्रुप का, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शंस का ग्रुप पास करने में। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो 28 ग्रुप्स हैं उनको हम पास कराते हैं, लेकिन हमें किस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को किस ग्रुप में डालना है, आइए सबसे पहले उसको सीखते हैं। नॉर्मली कंपनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होती हैं, लाइक कंपनी परचेजेस करती है, सेल्स करती हैं, उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती हैं, असेट्स होती हैं, तो उनको हमें किस तरीके से ग्रुप में मेंटेन करना है। नॉर्मली जो हम अकाउंटिंग करते हैं जैसे टैली, उसके अंदर हमारे 28 ग्रुप ऑलरेडी बने होते हैं। हम चाहें तो ग्रुप्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, और जो बने हुए हमारे ग्रुप्स हैं उनको हमें कैसे मेंटेन करना है वही आज की क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। जो भी फर्म है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग खुद का करती है तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, और अगर फर्म मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती तो फिर सीधे सीधे उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि फर्म ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद का करती है और फिर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है, तो ऐसी फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे। अब हम उसे कैसे कैटेगराइज करें कि कौन से खर्चे डायरेक्ट में आने चाहिए और कौन से खर्चे इनडायरेक्ट में, तो उसका एक सीधा सा सिंपल सा आंसर है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग तक जो भी फर्म खर्चा कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, और प्रोडक्शन करने में जो भी खर्चा आ रहा है वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एग्जांपल के लिए कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है उसके लिए फैक्ट्री है उसकी, और फैक्ट्री का वो रेंट दे रही है। अगर उसने रेंट पे लिया हुआ है तो फैक्ट्री का जो रेंट का खर्चा है वो फर्म का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की लाइटिंग, ये सारे खर्चे जो भी फैक्ट्री में, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अब रॉ मटेरियल जो हम परचेज कर रहे हैं और वो फैक्ट्री में आने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जिसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कैरेज, या कैरेज इनवार्ड, कैरेज ऑन परचेज, या फ्राइट और फ्राइट इनवार्ड। इन पांचों में से कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कैरेज, यानी कि माल भाड़ा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका माल को फैक्ट्री तक लाने का खर्चा है, वो आपका होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो प्रोडक्ट बनने में लेबर चार्जेस हम दे रहे हैं जिसे हम बोलेंगे वेजेस, वो वेजेस भी हमारा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा है, या हम सीधे सीधे कहें फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरीके से जो भी प्रोडक्शन के बाद के खर्चे हैं, चाहे हम प्रोडक्ट बनने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट को डिस्काउंट पर सेल कर रहे हैं, एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, इस तरीके से हमारे जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं वो हमारे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आइए इनको एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2, जैसे कैरेज, जिसको हम कैरेज इनवार्ड, कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं, जो हमारा माल भाड़ा होता है, फैक्ट्री तक माल को लाने का जो हमारा कन्वेंस का खर्चा है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी अगर हम चार्ज कर रहे हैं, हमारा माल इंपोर्ट हो रहा है, उस पर हमारा चार्ज भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। शिपमेंट वगैरह का खर्चा, डॉक चार्जेस का, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और फैक्ट्री में होने वाले सभी खर्चे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ड्यूटी, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सभी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फ्राइट इनवार्ड एज अ कैरेज इनवार्ड हमने पहले डिस्कस करा था, वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं।
फैक्ट्री में होने वाले जो खर्चे हैं फ्यूल, हीटिंग, लाइटिंग, गैस, वाटर, ऑयल और ग्रीस, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और उत्पादन से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर हैवी मात्रा में हमारा मोटिव पावर, विद्युत शक्ति यूज़ हो रही है, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और अगर हम प्रोडक्ट पर रॉयल्टी दे रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के जो फार्मूला है उसके लिए हम अगर किसी बंदे को कोई एक हिस्सा देते हैं एज अ रॉयल्टी, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम लेबर को पैसा दे रहे हैं, वेजेस, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये सभी हमने डिस्कस करे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि फैक्ट्री में होने वाले आपके खर्चे हैं, और ये सभी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड के अंदर जाते हैं। तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सभी खर्चे आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन के बाद की खर्चों की, जैसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराना, ऑडिट फीस चेक कराने के लिए जो हम चार्ज करते हैं, जो पैसा हम देते हैं, जो चार्जेस हम पे करते हैं, वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। बैड डेब्ट्स अगर हमारा हो जाता है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट किसी पार्टी को बेचा है और उससे EMI वगैरह हमें नहीं मिल रही, उस केस में हम उस अमाउंट को एज अ बैड डेब्ट मान लेते हैं और उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास करा देते हैं। जो भी बैंक द्वारा हम पे चार्ज लगता है, चाहे वो चेक बाउंस फीस हो, चाहे वो हमारा चेक हमने इशू कराए हैं उसका हमें चार्ज लगा है, जो भी बैंक द्वारा चार्जेस अप्लाई होते हैं वो सारे हमारे ऑफिशियल खर्चे में आते हैं, और ऑफिशियल खर्चे हमारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पैकिंग वगैरह का खर्चा वो भी हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर हमें प्रोडक्ट को बेचने में किसी को ब्रोकरेज देनी है और उसके लिए हम जो चार्ज जो उसको पे कर रहे हैं, वो भी हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। या हमारा जो भी माल भाड़ा है प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, वो सारे खर्चे भी हमारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एजेंट को हम कमीशन दे रहे हैं, कमीशन का खर्चा भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और एम्प्लॉय को अगर हम आने जाने के लिए कन्वेंस का खर्चा दे रहे हैं, वो भी हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे खर्चे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑफिस से रिलेटेड हमारे खर्चे हैं। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास, मूल्य में गिरावट आ जाना। सपोज हमने कोई असेट्स खरीदी है और 1 साल बाद उस असेट्स की वैल्यू हो गई है कम, तो जो हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है, जो मशीन के मूल्य में कमी आई है, गिरावट आई है, वो अमाउंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होगा। प्रोडक्ट को बेचने में अगर हम उसको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेंशन होंगे। जिन पार्टी से हमें पैसा मिलना था, जो हमारे डेटर्स थे, अगर हम उन्हें डिस्काउंट दे देते हैं तो उस केस में हमारा खर्चा होता है और वो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास कराना होता है। जो भी हम प्रोडक्ट के सैंपल वगैरह पास करते हैं, सैंपल वगैरह इशू करते हैं, उसमें हमारा जो एक्सपेंसेस होता है ऑफिशियल खर्चा, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, LED वगैरह, साउंड सिस्टम लगाना ऑफिस वगैरह में, जो हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस खर्चे से रिलेटेड है, वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड में पास होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में जो भी हमारा खर्चा होता है, ऑफिस में हम असेट्स की मूवमेंट कराते हैं और उससे रिलेटेड हमारे जो भी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारा चार्ज होना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। माल को भेजने में जो हमारा किराया लग रहा है, उसका खर्चा भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको 31 तक बताए हैं, वो भी हमारे सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में इंक्लूडेड हैं। जो भी स्टेशनरी वगैरह के खर्चे हैं, जनरल एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस कराना और हमारा इंटरेस्ट वगैरह पे करना, अगर हमने किसी पार्टी से पैसा लिया है और उसका हम इंटरेस्ट चार्ज करते हुए उसको पैसा पे कर रहे हैं, वो सारे हमारे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो जितने भी अभी तक हमने खर्चे पढ़े हैं, और खर्चे हमारे डेबिट साइड में इंडिकेट होते हैं, इनकम हमारी क्रेडिट साइड में होती है, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमने पढ़े अभी तक 34 तक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना, कोई भी लीगल चार्जेस, लॉ फीस, लाइसेंस फीस, माल का चोरी हो जाना, और ऑफिस में लाइटिंग का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, पोस्टेज, टेलीग्राम का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे हमारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद कोई भी अगर हमारे डेटर्स को हम प्रोविज़न दे देते हैं, यानी कि डिस्काउंट दे देते हैं, वो भी हमारे आते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ऑफिस का रेंट पे करना, टैक्सेस पे करना, वो सारी चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होती हैं।
प्रोडक्ट का रिपेयरिंग कराना, सैलरी देना एम्प्लॉय को, स्टेशनरी का खर्चा, जो भी हमारे खर्चे हैं, सन्ड्राई एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस कम्स इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने पढ़े। अब बात करेंगे हम इनकम के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इनकम के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं अपने एक्सपेंसेस, जो कि हमारे इंडिकेट होते हैं डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में हमारे दोनों तरीके के एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनकम हमारी जो मेंशन होती है वो होती है क्रेडिट साइड में मेंटेन। इनकम रिसीव के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्म को रेंट रिसीव हो रहा है, फर्म को डिस्काउंट बचा है, कमीशन कंपनी को मिला है, पुराना बैड डेप्ट कंपनी को रिसीव हुआ है, ड्राइंग जो कंपनी के ऑनर ने करी थी उससे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो कई तरीके के जो इनकम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं सारे इनकम्स के बारे में। 53 से आप देख सकते हैं बैड डेप्ट रिसीव, जो कि कंपनी को पैसा रिसीव हो गया है जो बैड डेप्ट हुआ था, और बैड डेप्ट रिसीव हो जाना कंपनी की होती है इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हो सकता है रिसीव की जगह पे लिखा हो सीआर। सीआर का मतलब हमारा यहाँ पर है क्रेडिट साइड में मेंटेन हो रहा है हमारा कमीशन, और क्रेडिट साइड में अगर कोई खर्चा हम मेंटेन करते हैं तो वो हमारा इनकम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, डेबिट साइड में मेंटेन होता है तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, और अगर वो हमारा इनकम है तो वो हम मेंटेन करेंगे क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से जो हमारे लेनदार हैं उनसे हमें डिस्काउंट मिला है, और अब हमें जो पैसा देना है अपने लेनदारों को वो थोड़ा कम देना है, तो उस केस में जो डिस्काउंट है क्रेडिटर के रूप में वो हमारा है इनडायरेक्ट इनकम। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारे जो इनकम साइड में मेंटेन होने वाले हैं। रेंट रिसीव, ये भी हमारा होगा इनडायरेक्ट इनकम में। तो ओवरऑल हमने जो 60 तक पढ़ा है वो थे हमारे इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम सारी चीज़ें अच्छे से समझ चुके हैं कि किस लेज़र को, किस ट्रांजैक्शंस को हमें किस ग्रुप में मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम ठीक तरीके से उन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तभी हम उनकी एक्चुअल रिपोर्ट्स को देख पाएंगे। जो हमारा एक हेड है परचेज, जिसका अकाउंट सेम नाम से होता है यानी कि परचेज अकाउंट, वो हमारा मेंटेन होता है डेबिट साइड में, यानी कि परचेज अकाउंट एक अलग हेड है, जैसा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड था और इनडायरेक्ट इनकम हेड था। इसी तरीके से ये है हमारा फोर्थ अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब नॉर्मली अगर हम करते हैं परचेज रिटर्न, क्योंकि हमें एक्चुअल परचेज निकालनी है तो वो तभी निकलेगी जब हमने परचेज रिटर्न घटा दिया हो परचेजेस में से। और परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड लिखा हो या परचेज रिटर्न लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, और ये होती है परचेजेस में से कम। तो आपको क्या करना है, हमारा जो परचेज है वो होता है डेबिट साइड में मेंटेन, लेकिन परचेज रिटर्न को हमें कर देना है क्रेडिट साइड में मेंटेन। तो ये ऑटोमेटिकली परचेज में से हो जाएगी कम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा होता है सेल अकाउंट, और इसी तरीके से अगर हम एक्चुअल सेल निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सेल रिटर्न को उसमें से घटाना होगा। फिलहाल तो हमारा जो सेल्स का लेज़र है वो जाता है सेल अकाउंट के अंदर, और क्रेडिट साइड में होता है ये मेंटेन। सेल अकाउंट हमारा एक अलग हेड है। इसी तरीके से अगर माल हुआ है हमारा बेचा हुआ, हमें वापसी रिसीव हुआ है, तो सेल रिटर्न का जो अकाउंट है होगा तो वही अकाउंट, लेकिन उसे हम कर देंगे रिवर्स और वो होगा डेबिट साइड में मेंटेन। तो ऐसा हमें करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो टैली में सेल रिटर्न जुड़ जाता है, जो कि गलत है। तो एक्चुअल निकालने के लिए हमें उसे करना पड़ता है रिवर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक मैंने बताया परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, और एक है सेल रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। दोनों नाम का मतलब एक ही है। आपको हो सकता है रिटर्न इनवर्ड दिखे या हो सकता है सेल रिटर्न आएगा वो सेल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में। और एक हमारा थर्ड चीज़ जो हमें याद रखना है वो होती है हमारी ड्राइंग। और ड्राइंग का मतलब होता है
ऑनर ने अपने पर्सनल काम के लिए अपनी कैपिटल में से वो पैसा निकाल लिया है। तो जैसे कैपिटल एक हेड है हमारा कैपिटल, जो कि जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये हमारा एक हेड है। तो कैपिटल अकाउंट में ही हमारा ड्राइंग भी जाता है। नॉर्मली कैपिटल का अकाउंट जो मेंटेन होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, लेकिन अगर ड्राइंग हम मेंशन कर रहे हैं तो ड्राइंग का जो अकाउंट होगा अब वो होगा डेबिट साइड में मेंटेन। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ड्राइंग को हमें मेंटेन करना है डेबिट साइड में, क्योंकि एज अ कैपिटल जब हम उसे लेते हैं तो उसका नेचर क्रेडिट साइड में होता है और मैनुअली हमें उसे बदलना होता है। एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 रुपये में से अगर ऑनर ने 10,000 रुपये कर लिए हैं विड्रॉ, तो उसकी कैपिटल रह गई है 90,000 की। लेकिन अगर हम उसे क्रेडिट साइड से डेबिट साइड नहीं बदलते तो ये जुड़कर हो जाएगी 1,10,000, जो कि गलत है। इसलिए हमें कुछ ट्रांजैक्शंस में, जो कि टैली में, हमें मैनुअली ध्यान रखना होता है। ड्राइंग, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इनको मैनुअली बदलना होता है। बाकी हमारा जो एक हेड है फिक्स्ड असेट्स, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस आती हैं वो फर्म की असेट्स होती हैं। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर हैं, टूल्स हैं, कंपनी के इक्विपमेंट्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, कंपनी का पेटेंट्स, ये सब चीज़ें कंपनी की फिक्स्ड असेट्स में डाली जाती हैं। इसी तरीके से बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट, स्टॉक इन हैंड अकाउंट, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 61 से ब्रांड, बिल्डिंग, बिजनेस प्रेमाइसेस, फ्री होल्ड, लीज होल्ड लैंड, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ऑफिस फर्नीचर, प्लांट, टूल्स, ये सभी हमारी फर्म की असेट्स में मेंशन होती हैं और असेट्स डेबिट साइड में इंडिकेट होती हैं। इसी तरीके से फर्म का बैंक अकाउंट का जो अकाउंट है, जो ग्रुप है, वो बैंक अकाउंट होता है। कैश का कैश इन हैंड अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, अगर उधारी जारी होती है तो बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट वहाँ पर मेंशन होती है, वो एज ए क्रेडिट साइड में मेंटेन होता है। कैपिटल जो हम डिस्कस करे थे कि कैपिटल में जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट करा है, अगर हम उसमें से ड्राइंग कर लेते हैं तो उसे हमें करना होगा डेबिट साइड। इसी तरीके से आप देख सकते हैं परचेज अगर हम करते हैं, उसका लेज़र है परचेज अकाउंट और रिटर्न करने पर उसे हम कर देंगे क्रेडिट साइड में मेंटेन। सेल का सेल अकाउंट, और अगर माल वापसी आता है बिका हुआ तो वो हम करेंगे डेबिट साइड में मेंटेन। तो ये लेज़र्स अभी हमने डिस्कस करे थे कि कौन से लेज़र्स हैं जिनमें हमें मैनुअली बदलना पड़ता है। तो वो था परचेज रिटर्न, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, सेल रिटर्न जिसे रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, और ड्राइंग। और जो हमारे स्टॉक ओपनिंग है वो जाएगा स्टॉक इन हैंड में। क्लोजिंग स्टॉक हम नॉर्मली बनाते नहीं हैं, उसकी एंट्री हम ओपनिंग स्टॉक के साथ करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये फर्म की होती हैं तरल संपत्ति यानी कि करंट असेट्स, जो हमारी डेबिट साइड में इंडिकेट होती हैं। असेट्स डेबिट साइड में होती हैं और जो लाइबिलिटी हैं वो होती हैं क्रेडिट साइड में मेंटेन, जिसमें करंट लाइबिलिटी में आप देख पाएंगे आउटस्टैंडिंग जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमें बिलों का भुगतान करना है, और जो हमारी प्रीपेड इनकम है जिनको हमें आगे जाके पे करना है, वो सब हमारी होती हैं करंट लाइबिलिटी में। अब लोन दो तरीके से हैं। अगर हमने लोन दिया है तो हमें वो एडवांस असेट्स के रूप में वापस मिलेगा, और लोन हमें अगर चुकाना है, अगर हमने उधार लिया है तो उसको हमें एज अ लाइबिलिटी मेंटेन करना है, और लाइबिलिटी आपकी मेंटेन होगी क्रेडिट साइड में। जो भी आपके टैक्सेस हैं, जीएसटी अगर हम नॉर्मली करेंगे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, उसका हेड होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। रिजर्व फंड का जो हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का अलग हेड होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और हमारे जो मेन कंपनी के पॉइंट हैं क्रेडिटर और डेटर, जिनका अलग से हम ग्रुप मेंटेन करते हैं। क्रेडिटर का होता है सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि कुल देनदारी, और डेटर का होता है सन्ड्री डेटर, कुल देनदारी। लेनदारी और देनदारी ये हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि अगर फर्म में ना तो कोई माल लेने वाला होगा ना माल देने वाला, तो फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा और फर्म बंद हो जाएगी। तो ये थे कंपनी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल। होपफुली आपको अब अच्छे से सारे हेड क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देखेंगे तो आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ओवरऑल हम सारे लेजर्स हेड पढ़ चुके हैं, और टैली से रिलेटेड पूरा फुल कोर्स आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर
www.selfadhyan.in पर। वहाँ जाकर आप टैली सीख सकते हैं। टैली सीखने के बाद आप एज अ अकाउंटेंट जॉब कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड एक और कोर्स है वहाँ पर बिजी ट्यूटोरियल का, वो भी आप सीख सकते हैं और उसके बेस पर जॉब कर सकते हैं। तो आगे वीडियोस में हम और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।